दोस्तों, लोगों को ट्रांसफ़र के बारे में मैं ज्ञान देता हूँ, लेकिन मेरे खुद के ट्रांसफ़र करवाने के लिए मुझे एड़ी चोटी का दम लगाना पड़ा, तब जाके ये मुमकिन हो पाया। रिसेंटली मैंने एक यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पे एक फ़ोटो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि मेरा फाइनली ट्रांसफ़र हो गया है। तो लोगों ने कई सारे क्वेश्चन पूछे, तो वो सारे मैं क्वेश्चंस के आज इकट्ठा करके मैं उस वीडियो बनाया है मैंने। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र का प्रोसेस क्या होता है, मैंने कौन से डिवीज़न के लिए अप्लाई किया है, कितना समय लगता है इसमें, और किन किन ऑफिसर का इसमें अप्रूवल लगता है, और एक इम्पॉर्टेंट बात, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र जो है क्या ये वाकई आसानी से हो जाता है, इसकी सच्चाई के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये तो सबको पता होगा, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र अप्लाई करने के लिए आपको मिनिमम 5 साल की सर्विस चाहिए रहती है रेलवे में। लेकिन ऑन रिक्वेस्ट अप्लाई करना और ट्रांसफ़र होना में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैंने जो ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र है मेरा ऑफलाइन अप्लाई किया था, जिसमें एक ABCD फॉर्म आता है, जिसमें आपका फॉर्म फिलअप करके इंचार्ज का साइन और स्टैम्प लेना पड़ता है। फिर वो जाके AOM या DOM लेवल के ऑफिसर के पास जाके काउंटर साइन करना पड़ता है, फिर उसको सबमिट करना पड़ता है। तो इस तरीके का कुछ मेरा प्रोसेस था। हालांकि अभी तो ये काफ़ी आसान हो गया है। HRMS की मदद से आप ऑनलाइन घर बैठे बैठे आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र अप्लाई कर सकते हो। जो चैनल से शुरुआत से जुड़े हुए हैं उन्हें तो पता ही होगा, मैं 2015 में रेलवे में एज ए जूनियर TNC ज्वाइन किया था मैंने। 2 से 3 साल काम करने के बाद मैं स्टेशन मास्टर का डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे के स्टेशन मास्टर में आ गया। तो और 2020 में जैसे मेरे 5 साल सर्विस पूरे हुए, मैंने इमीडिएटली ऑन रिक्वेस्ट अप्लाई कर दिया। और कुछ ही दिनों में ऑन रिक्वेस्ट जो मैंने अप्लाई किया था उसका NOC भी आ गया। NOC का एक खास बात ध्यान रखिएगा, NOC की वैलिडिटी 6 महीने की होती है। 6 महीने के पहले आपको सारे फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके रिलीव होकर आना रहता है उस डिवीज़न में। तो मेरे NOC भी कुछ ही दिनों में आ गया। तो जब मैं NOC आया तो मैं तो मतलब मुझे तो बहुत खुशी हुई कि चलो NOC आ गया, अभी जाने को मिलेगा। तो ये 2020 की बात है। तो जब मैंने हेडक्वार्टर में पूछा कि अब NOC आ गया तो कभी रिलीव कर रहे हैं, तो उन्होंने पता है आपको क्या कहा? तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि भाई साहब आप लोग को अभी हम नहीं छोड़ सकते। क्यों? उसकी वजह ये बताई कि स्टेशन मास्टर का जो कैडर है उसकी जो वैकेंसी है वो 10% से ज़्यादा है। तो ये इस रीज़न से वजह से मुझे उस समय मना कर दिया गया। तो 10% का रूल ऐसा है कि DRM के पास पावर है। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी डिवीज़न में 100 स्टेशन मास्टर के जगह है, लेकिन उसमें से 15 सीट वैकेंट है, तो इस सिचुएशन में आपको नहीं छोड़ सकते हैं। कम से कम 10% के अंदर वैकेंसी होनी चाहिए। तो उस समय ये सिचुएशन अलाउ नहीं कर रहा था, तो मना कर दिया गया। फिर 2 साल बाद करीब जून 2022 में CBT2 की एग्ज़ाम कंडक्ट किए जा रहे थे। तो ये जब मुझे न्यूज़ सुनने में आया तो मुझे मेरा अनुमान लगाने लगा कि भाई 2023 में शायद मेरा बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि नए एम्प्लॉयज़ आएंगे तो हमारा जो वैकेंसी फिलअप हो जाएगी तो हमको छोड़ सकते हैं। फिर जो मेरा अनुमान था तो ऑलमोस्ट थोड़ा ठीक निकला। 2023 के शुरुआत में जनवरी में ही हमारे जो पर्सनल डिपार्टमेंट में है उन्होंने फाइल हमारे पुटअप कर दिया। तो करीब 40 लोग थे जिन्होंने ऑन रिक्वेस्ट अप्लाई किया था। तो उनका सारा फाइल जिस डिवीज़न में उन्होंने अप्लाई किया था तो वहाँ उन्होंने फिर से पुटअप कर दिया। तो वहाँ से सिर्फ 6 लोगों का ही NOC आया था, जहाँ तक मुझे बाद में मालूम पड़ा 40 लोगों में से सिर्फ 6 जन का ही आया। खैर, तो जब फाइल पुटअप कर दिया तो NOC भी आ गया मेरा NOC 18 जनवरी को आ गया था। तो एक गौर करने वाली बात है, 18 तारीख को तो आ गया, तो इसका वैलिडिटी 6 महीने तक ही रहता है। 6 महीने के अंदर मुझे पहुंचना है रिलीविंग लेटर लेके। तो जनवरी में उन्होंने फॉरवर्ड किया। फरवरी को डिवीज़न से हमसे विलिंगनेस पूछा गया कि कौन कौन जाना चाहता है, अभी भी इंटरेस्टेड है, वो हमें लिख के दे दीजिए। तो मैंने उसी हफ्ते मैंने लिख के सबमिट कर दिया, फॉरवर्ड करा के अपने इंचार्ज से, और वहाँ पे जाके सबमिट कर दिया। जब मैंने सबमिट किया, जब हमने पूछा कि मैडम अब NOC वापस आ गया है हमारा, तो कभी छोड़ेंगे? तो उन्होंने बताया नए मास्टर्स अभी ट्रेनिंग चल रहा है उनका ZRTI में, वापस उनको आने जान दो, जैसे ही वो आ जाएंगे आपको छोड़ देंगे। मैंने ठीक है, फेयर इनफ। अभी मई का महीना आ गया, 5 महीने हो गए। मई के मिड में सारे स्टेशन मास्टर आ गए, करीब 90 जन ने ज्वाइन किया मुंबई डिवीज़न में। तो जब नए मास्टर्स आ गए तो तब हमसे कहा गया
इनको अभी इनका लर्निंग पीरियड चल रहा है, इनको इंडिपेंडेंट चार्ज लेने दो, उसके बाद आपको छोड़ देंगे। मैंने ठीक है। तो ये करते करते जून का महीना भी पूरा बीत गया। मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक। अभी जुलाई का महीना आ गया, स्टार्ट हो गया। तो अभी मुझे थोड़ा फिक्र हो रहा था यार, अभी सिर्फ मेरे पास 17 दिन ही बचे और उसमें भी सैटरडे संडे निकाल देंगे तो और भी फिर 2 हफ्ता ही बच जाएगा। तो शुरुआत फिर इस दौरान और एक घटना घटी। हम जिनका 6 जन का हमारा NOC आया था उसमें से 2 जन का रिजेक्ट हो गया। उसकी वजह ये है कि जिस डिवीज़न में उन्होंने अप्लाई किया था वहीं से इंटीमेशन आ गया कि इन्हें ना भेजा जाए, क्योंकि नए पैनल के आने की वजह से वैकेंसी जो फिलअप हो गई है। देखिए ऐसा भी होता है, NOC आने के बाद भी सामने से डिवीज़न मना कर सकता है कि ना भेजा करके। तो ये भी एक खतरा मंडरा रहा था हमारे ऊपर। खैर, तो फिर हम बचे 4 जन। जुलाई के फर्स्ट वीक में सिनेडियम ने एक ऑर्डर जारी किया कि जिन्होंने भी ऑन रिक्वेस्ट अप्लाई किया है इनका ट्रांसफ़र अभी नहीं होगा, रिजेक्ट कर दिया इनफैक्ट। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो हम लोग थोड़े परेशान हो गए यार, मतलब ऐसा क्यों किया उन्होंने। वैकेंसी 10% के नीचे अंदर होने के बावजूद भी हमारा रिजेक्ट कर दिया गया। तो हमने उम्मीद नहीं छोड़ा, हमने कोशिश जारी रखी। और जो हमारे एस्मा है, ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन, उनके जो हेड है GS साहब से हमने बात किया, जो जनरल सेक्रेटरी है। और फिर उन्होंने एक मीटिंग अरेंज किया हमारा सिनेडियम साहब के साथ। तो 12 जुलाई की करीब 11 जुलाई की बात है, ट्यूसडे। तो उस दिन हम सिनेडियम साहब से मिले, काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा, उसके बाद हम उनसे मिलने का मौका मिला। और भी कई मैटर हमने डिस्कस किया, और ख़ासकर ये जो ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग बात किया हमने, तो उनसे बात किया और रिक्वेस्ट भी किया कि वैकेंसी 10% के अंदर है तो करीब 4 जन को तो अगर छोड़ ही सकते हैं। तो काफ़ी बात करने के बाद आखिर में मान गए, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। काफ़ी अच्छे सिनेडियम साहब है, इससे अच्छा मैंने सिनेडियम आज तक नहीं देखा, इतने सुलझे हुए और इतने स्मार्ट। खैर, नेक्स्ट दिन जब मैं फिर 12 तारीख को हम वापस हेडक्वार्टर गए तो हमें पता चला कि सिनेडियम साहब मान गए हैं और फाइल को मूव करने के लिए कहा गया है। फिर इसमें प्रोसेस इसमें ऐसा है, फाइल को जो है साहब ने तो पहले रिजेक्ट कर दिया था, अभी APO साहब ने फिर से पुटअप किया सिनेडियम साहब को फिर अप्रूव करके APO साहब को भेज दिया। तो APO साहब के जब मिला, फिर उन्होंने बताया कि मैंने तो DPO साहब को फॉरवर्ड कर दिया है। जब DPO साहब को फिर मैं मिलने गया उनसे कि सर ऐसा प्रोसेस है, मतलब ऐसा है मेरा, तो फिर DPO साहब ने ADRM साहब को फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है, तो आप जैसा कि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इतने सारे स्टेप बाय स्टेप इतने सारे फॉर्मेलिटीज़ होते हैं, इतने सारे ये फाइल इतने सारे ऑफिसर के पास जाती है, घूमती रहती है। फिर ADRM साहब से मिलके फिर मैंने तो उन्होंने फिर ADRM साहब ने DRM साहब को फॉरवर्ड कर दिया। तो करीब ये 14 तारीख की बात है कि फाइल जो है मेरे DRM साहब के पास चली गई। देखिए, ये जितने भी जो साहब के नाम बता रहा हूँ, इनका पोस्ट, इनसे मिलने की कोई मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है इनसे मिलना है। मेरा केस एक्चुअली ऐसा था कि 17 तारीख को तक मेरे को पहुँचना था एनी हाउ मुंबई डिवीज़न WR, अदरवाइज़ मेरा NOC एक्सपायर कर जाता और शायद दोबारा NOC मुझे नहीं मिलता। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वैकेंसी फिलअप हो जाने की वजह से अभी डिवीज़न NOC नहीं दे रहे हैं कई जगह। तो मुझे भी इस बात का अंदेशा था शायद ना मिले, इसलिए मैं साहब लोगों से पर्सनली मिल के उनसे रिक्वेस्ट करके मेरा फाइल मूव करवा रहा था। खैर, 14 तारीख को मैं आफ्टरनून में पहुंच गया DRM साहब के ऑफिस में। तो मीटिंग में बिज़ी थे एज़ यूजुअल, क्योंकि ये जो साहब लोग रहते हैं अक्सर मीटिंग में बिज़ी रहते हैं। शाम हो गई, ऑफिस बंद होने का समय आ गया, लेकिन साहब से नहीं मिल पाए। और एक बात बताऊँ यार, मैं जितना भी मैंने रियलाइज़ किया है, हम लोग ऐसा सोचते हैं कि जो भी साहब लोग रहते हैं AC कमरे में बैठे बैठे ऑर्डर देते हैं, इनका काम इनके जूनियर सबऑर्डिनेट कर देते हैं। हालांकि ये आधा सच है, उनके ऊपर भी काफ़ी प्रेशर दबाव बना रहता है। मीटिंग के ऊपर मीटिंग चलती रहती है, इनको फुर्सत ही रहती नहीं है कि ये इतना पर्सनल टाइम भी निकाले, खासकर जब ये ऑफिस में रहते हैं। हालांकि इनकी जो फैसिलिटीज़ भी बहुत सारी रहती हैं, इन्हें इनके आगे पीछे कितने सारे लोग घूमते रहते हैं, लेकिन काफ़ी व्यस्त रहते हैं, बिजी शेड्यूल रहता है इनका।
इनसे मिलने बैठो तो एक के बाद एक ऑफिसर अंदर जाते रहेंगे, बाहर आते रहेंगे, कोई क्लर्क जाएगा अंदर से बाहर आता रहेगा। इन लोग शांति से 5 मिनट भी सुकून से बैठने को फुर्सत नहीं रहती है, इतना काम रहता है, खासकर डीआरएम साहब को। खैर 14 तारीख भी शाम बीत गई और 15 और 16 को सैटरडे संडे था और 17 को मेरे को कैसे भी रिलीव होना था, लेकिन लेकिन वो फिर कैसे हो पाता जब तक डीआरएम साहब अप्रूव नहीं देते। तो मैंने उनके पीए से भी कई बार बात की थी कि सर प्लीज़ मेरा करवा दीजिए इनसे बात करके, क्योंकि डीआरएम साहब से कैसे में डायरेक्ट मिल सकते हैं, मिल ही नहीं सकते। तो मैंने क्या किया, फिर संडे को मैंने इनको मेल किया, ठीक है। इनके दो मेल आईडी है, दोनों पे मेल किया। फिर मैंने इनके पर्सनल शाम को मैंने व्हाट्सअप कर दिया कि सर मेरा ऐसा ऐसा इशू है, प्लीज़ अप्रूव कर दीजिए, अदरवाइज़ एक्सपायर हो जाएगा 17 तारीख को। खैर मुझे तो पता नहीं चला कि अप्रूव किया कि नहीं, क्योंकि वो तो कंप्यूटर में देख के बता सकते हैं, उनके जो सॉफ्टवेयर है। 17 तारीख को मैं सुबह एपीओ साहब के ऑफिस में पहुंच गया, तो उन्होंने बताया भाई साहब आपका डीआरएम साहब ने अप्रूव कर दिया है और वो फाइल को अभी एडीआरएम के पास भेज दिया है। तो मैं सोचने लगा यार, मैं तो ये एज्यूम कर रहा था कि डीआरएम साहब एक बार अप्रूव कर दिया फिर डायरेक्ट मेरा ऑर्डर निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये वापस जिस चैनल से आगे गया था उस चैनल से वापस रिवर्स आता है। तो एडीआरएम साहब के पास फाइल गया, फिर एडीआरएम से डीपीओ, फिर डीपीओ के बाद एपीओ से फिर चीफ ओएस। ये प्रोसेस होते होते शाम के 3:45 बज चुके थे। हालांकि खैर मेरे भाई बंधु थे वहाँ पे जो हेडक्वार्टर मैंने पहले काम किया है और मेरे जो सीनियर्स हैं उनसे मैं कंटिन्यूसली कांटेक्ट में था, तो ये मुमकिन हो पाया कि एक ही दिन में एडीआरएम से फाइल मूव होकर डायरेक्ट ओएस के पास आ गया। तो ये करीब करीब होते होते 3:45 बज चुके थे। तो आप सोच सकते हो मेरे पास सिर्फ 2 घंटे ही बचे हैं, उसके बाद मेरा एनओसी एक्सपायर हो जाता और मैं इतने सालों से जो वेट कर रहा हूँ ट्रांसफ़र के लिए, सिर्फ एकदम एंड मोमेंट पे आके मैं रह जाता। यार 3:45 बज गए और मेरा ऑर्डर टाइप कर दिया गया, लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं होती यहाँ पे। जो ऑर्डर टाइप किया गया वो स्टेशन के लिए, तो वो ऑर्डर मैं लेके तुरंत अपने स्टेशन गया और उस ऑर्डर के बिहाफ पे स्टेशन मैनेजर ने मुझे रिलीविंग लेटर बना के दिया। तो उसमें जब मेरे सारे रिकॉर्ड्स डेटा ये सब रहता है, और रिलीविंग लेटर प्लस लीव अकाउंट जो कि मैंने पहले ही बनवा लिया था। तो ये जैसे मैं वहाँ पे पहुँचा और मैंने तुरंत करवा लिया, फिर वो लेके ये 2 डॉक्यूमेंट लेके मैं वापस हेडक्वार्टर आया सीएसटी में और अपने क्लर्क को वापस दे दिया। उसके बिहाफ पे फिर उन्होंने फाइनल ट्रांसफ़र ऑर्डर लेटर टाइप किया। तो ये करीब जब उन्होंने मेरे हैंड ओवर किया तो करीब 5 बज चुके थे। तो मेरे पास सिर्फ 1 घंटा बचा था और मुझे कैसे भी करके अपने मुंबई डिवीज़न और WR में पहुंचना था। तो मैं देखा ना ताऊ, सीधा भाग के गया, लोकल पकड़ा, लोकल से पकड़ के भाईकला जाके मैं फिर वहाँ से कैब किया, शॉर्टकट कैब करके मैं 5:30 बजे तक करीब पहुँच चुका था। सिर्फ आधा घंटा बचा था मेरे लिए, नहीं तो आधे घंटे के लिए मैं मिस हो सकता था। तो आधे घंटे के बाद वो डिनाई कर सकते थे कि अभी हम नहीं ले सकते, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, ये रूल के अंदर बैठता ही नहीं है ना। तो मेरा नसीब अच्छा था कि मैं 5:30 बजे पहुंच गया और वहाँ पे मैडम बहुत अच्छी है, उन्होंने तुरंत मेरे को रिसीविंग में भी दे दिया। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इस दौरान मुझे काफ़ी सारे मेरे प्यारे दोस्त मिले जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, जो कि सीनियर क्लर्क है, जूनियर क्लर्क, JAA, कोई पॉइंट्समैन में आया, कोई मास्टर है, कोई ट्रेन मैनेजर, और कंपैशनेट ग्राउंड से जो भी रिक्रूट है वो भी, इनका भी रिक्रूटमेंट चल रहा है। तो ये सारे दोस्त मुझे मिले और मुझे बहुत अच्छा लगा और इनसे मिलके काफ़ी मुझे ज़्यादा खुशी होती थी इनसे। खैर वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट्स में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।